दोस्तों, आज देश के सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में देश की राजधानी में बैठे वो सूट बूट वाले नौकरशाह जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर लोकतंत्र की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उन छोटे कर्मचारियों की हो जो तपती धूप और जानलेवा दबाव में सिस्टम की मशीनरी को चलाते चलाते अपनी जान गंवा रहे हैं। आज हम एक बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ 272 ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, यह कहते हुए कि आप लोकतंत्र पर सवाल उठाकर संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब इन 272 लोगों की कुंडली खंगाली गई और इनका इतिहास निकाला गया तो जो सच बाहर आया वो न केवल चौंकाने वाला था बल्कि शर्मनाक भी था। लेकिन उस काले सच तक पहुंचने से पहले हमें इस दर्दनाक खबर पर बात करनी होगी जिसे यह सिस्टम और आधुनिक मीडिया में इसलिए कह रहा हूं कि जो आप देखते हैं क्या वो सच है। ये लगातार सवाल समाज में बना हुआ, समाज के हर प्रहरी या हर व्यक्ति ने जो अविश्वसनीयता जाहिर की है मीडिया को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि असली लोकतंत्र पर हमला किसी नेता के भाषण से नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हो रहा है, इन मौतों से हो रहा है। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भयानक आंकड़े। पिछले 19 दिनों में देश के 7 अलग अलग राज्यों में चर्चा में क्या है वो एसआईआर है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हो गई है। आप सोचिए, 19 दिन और 17 लाशें। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुले ने जो डेटा शेयर किया वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, हर जगह से एक ही खबर आ रही है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के संपूर्ण पुनरीक्षण। एसआईआर कोई व्यक्ति नहीं है, इस सिस्टम का वो अदृश्य दबाव है जो टारगेट्स हैं जो इन छोटे कर्मचारियों पर लादे गए हैं। वोट चोरी या वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर इतना अमानवीय काम मानवता से बाहर क्यों है? लोग दबाव में उनकी जाने जा रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, बीएलओ को ठीक निगाह से नहीं देखा जा रहा, खासकर जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको पहले लक्ष्य में चुनाव आयोग में वो ऊपर बैठे एसी कमरों में बैठे या बड़े अधिकारी नहीं दिखते हैं, बीएलओ ही उनको सबसे बड़ा गुनहगार दिख रहा। बहरहाल इन आरोपों की गहराई में अगर आप जाएंगे तो आपको पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सारे तथ्य किसकी ओर हैं या क्यों हैं, कैसे हैं, मौतें क्यों हुई, ये जानना बहुत जरूरी। किसकी फाइल में क्या दाग है, किसके घर छापा पड़ा है, ये सब सुप्रिया सुले के हवाले से सामने आए। हमने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं बिठाई, हम बस उस आईने को आपके सामने रख रहे हैं। 19 दिन, 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वोट चोरी की वजह से लोगों की अब जान जाने लगी है। युद्ध स्तर पर जो वोट चोरी करने के लिए एसआईआर का जबरदस्त प्रेशर है, उसके चलते बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। और सबसे चिंताजनक यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर एसआईआर कराने की ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? ऐसी कौन सी जल्दी है जो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है? इन जो निर्दोष बीएलओ की मौत हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके नोटबंदी और लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी कीमत आज तक पूरा देश चुका रहा है। वोट चोरी के लिए कोई अपनी जान गंवाए, ये कैसे बर्दाश्त किया जाता है? और इस पर चुनाव आयोग, खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जो बहुत ज्ञान देते हैं, चुप रहे, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। क्योंकि मृतकों के परिवार से क्या आप आंख में आंख डालने की हिम्मत कर सकते हैं ज्ञानेश जी? और अगर नहीं कर सकते हैं तो एसआईआर जो वोट चोरी के लिए आप करा रहे हैं उसका प्रेशर डालना बंद करिए, जिससे कि लोगों की जान बचे। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसी कोई प्रक्रिया ना कानून सम्मत हो सकती है ना सही हो सकती है। जरा नाम सुनिए उन लोगों का जो हमारे बीच नहीं रहे। पश्चिम बंगाल की शांति मुनि, नमिता हंसदा, मध्य प्रदेश के उदय सिंह, भुवन सिंह, राजस्थान के मुकेश जांगीड़, गुजरात के अरविंद बाडेर और रमेश परमार। ये सिर्फ नाम नहीं है मित्रों, ये एक परिवार है जिनके वो उनके अपने परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, और जिनके घर का चिराग इस बद इंतजामी में बुझ गया। सवाल यह है कि क्या इन 17 मौतों पर चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त श्री 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 ज्ञानेश कुमार, क्योंकि आजकल वो विगत 6 महीने में देखा गया कि पार्टी में विरोधी दल के नेताओं या जो विपक्षी नेता हैं
कुछ भी बोलते हैं तो मोर्चा संभालने के लिए नंबर 1 माने जा रहे हैं। उनका लहजा, उनका तरीका, उनका स्टाइल, क्या किसी बड़े नेता ने इस पर कोई संवेदना व्यक्त की? जवाब मिलेगा सन्नाटा, एक और गहरा डरावना सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच अचानक दिल्ली में हलचल होती है। 272 खास लोग जाग जाते हैं और उन्हें इन 17 बीएलओ की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें मणिपुर जलने से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बेरोजगारी या पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें दिक्कत इस बात से है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इन्हें दिक्कत है कि विपक्ष ईवीएम पर वोटिंग के आंकड़ों पर शंका क्यों जाहिर कर रहा है। इन 272 माननीयों लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और कहा, सरकार को नहीं, चुनाव आयोग को नहीं, इन्होंने चिट्ठी लिखी विपक्ष नेता राहुल गांधी को। अब मजे की बात देखिए, राहुल गांधी सिस्टम चला रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग की दिशा तय कर रहे हैं और कहा कि आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मजाक है। इतिहास में पहली बार सिविल सोसाइटी सरकार से ये सवाल पूछने के बजाय सवाल पूछने वालों का गला घोटने पर आ गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और सोशल मीडिया इन 272 चेहरों से पर से नकाब हटाती है, जो चेहरे सामने आए उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के नैतिकता की धज्जियां उड़ने लगी। चिट्ठी लिखने वाले लोग कौन से हैं? क्या ये विपक्ष के, क्या ये निष्पक्ष है या विपक्ष के साथ है या पक्ष के साथ है, या इनको वाकई में भारत की यथास्थिति की, राजनीति की और बाकी सिस्टम की चिंता है, महंगाई की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता है? आइए एक एक करके प्रतिष्ठित नागरिकों का सच जानते हैं जिसे ये छिपाना चाहते थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो खुलासे किए, क्योंकि ये सारी खबर उनके हवाले से है, यूनाइटेड भारत की टीम, यूनाइटेड भारत ने इसमें अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राम नारायण सिंह। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा की कस्में खाई, लेकिन हकीकत क्या है? इनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। क्या जानते हैं क्या मिला? करोड़ों रुपए से ज्यादा कैश और घर के बेसमेंट में 600 ज्यादा लॉकर। जी हाँ, 600 लॉकर। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के घर से करोड़ों का काला धन मिल रहा हो, आज राहुल गांधी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा। क्या ये चिट्ठी लोकतंत्र के बचाने के लिए लिखी गई या अपनी गर्दन बचाने के लिए? दूसरे महाशय हैं, बड़ा नाम है दीपक सिंघल। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन इनका नाम कहां से जुड़ा? 15 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फंड घोटाले, समाजवादी पार्टी सरकार जिस प्रोजेक्ट में जनता का 15 करोड़ रुपया पानी की तरह बह गया, उसके आरोपी हैं। आज चिंता जता रहे हैं कि विपक्ष के बयानों से देश कमजोर हो रहा है। जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। इस लिस्ट में एक नाम है एल.वी. सुब्रमण्यम, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। सीबीआई ने इनके खिलाफ जांच की। हैदराबाद में 535 एकड़ की जमीन की डील का मामला था। जिस व्यक्ति पर सीबीआई की जांच चार्जशीट लड़की हो या वो जांच के घेरे में हो, या अचानक इतना राष्ट्रवादी होने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये डर कि अगर सरकार बदली तो पुरानी फाइलें भी खुल सकती हैं? बात यही खत्म नहीं होती। भ्रष्टाचार तो एक पहलू है, दूसरा पहलू राजनीतिक वफादारी। अब किसकी तरफ है ये, किसको? लेकिन एक बात बता दीजिए, किसी की तरफ नहीं, किसी के साथ नहीं है। अपने आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार पर लोगों की नजर ना पड़े, इसलिए किसी के साथ भी जाने के तैयार है। 272 लोग खुद को स्वतंत्र नागरिक बता रहे हैं, लेकिन इनका बायोडाटा चिक कर बता रहा है कि किस पार्टी और के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी ये राज्य के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन 2014 में ये किस पार्टी में शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी में। जब ये पद पर थे तब देश में कई जगह इंटेलिजेंस फेल्यूर हुए, बम धमाके हुए, इनकी जवाबदेही तय नहीं हुई। लेकिन आज ये राहुल गांधी के खिलाफ लंबा चौड़ा पत्र लिख रहे हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सदस्य बन चुका हो, उसे चिंता नागरिक की है या अपने पहने हुए चोले की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप तो अगर उसके प्राथमिक सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो पार्टी में रहते, सरकार में रहते, सरकार से इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। ईमानदारी अगर दिखती तो कम से कम आप उस पर आते। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका चरित्र सोशल मीडिया पर बेनकाब हो गया है। एक पूर्व राजदूत महोदय हैं योगेश गुप्ता। ये उन 272 लोगों में शामिल है जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन अब इनका ट्विटर एक्स हैंडल चेक किया है गया तो क्या मिला? लड़कियों की तस्वीरों पर इनके कमेंट्स, हम भी साथ हैं, फिक्र ना कर दीवानी, जैसे सड़क छाप कमेंट्स। जब सुप्रिया सनेत ने इनकी स्क्रीनशॉट दुनिया को दिखाए तो साहब ने सर के मारे अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। देश की चिंता पर समाज के का ये जो रूप है जो देखने को मिल रहा है, जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर ऐसी छोटी हरकतें करता हो, देश के लोकतंत्र के प्रति
का पहरेदार बनने चला है वो कितना ईमानदार होगा, ये विचार आपको करना चाहिए। 272 लोगों की लिस्ट में जजों की भी कमी नहीं है। जस्टिस एस.एन. धिग्रा, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग किया। किसी निजी कंपनी की निगरानी करनी थी, उसी कंपनी से अपनी बेटी के 15 लाख रुपए महीने की सैलरी ले ली। न्याय की कुर्सी पर बैठकर अगर ऐसे समझौते हुए तो आज राहुल गांधी को नसीहत। मित्रों, प्रकृति का एक नियम है, अगर आप एक उंगली सामने उठाते हो 4 आपकी तरफ उठती है। कर्नाटक के पूर्व अफसर, इनके मुनप्पा को ले लीजिए। भर्ती घोटाले के आरोपी रमेश झलकी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का केस, इनके पास आधा किलो सोना और कई फ्लैट्स मिले। बीके सिंह, इन पर आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला। ये पूरी लिस्ट जिसे 272 प्रतिष्ठित नागरिक कहा जा रहा है, दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपी, पदों पर रहते हुए पदों का दुरुपयोग। और सब सवाल ये है कि ये लोग भी सक्रिय हैं। टाइमिंग देखिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और मतदान के दिन का सटीक डेटा दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि फॉर्म 17C के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि चुनावी अदालतों को, चुनाव आयुक्त को अदालतों की कार्रवाई से बचाने का जो कवच दिया गया है, ये सवाल तकनीकी है, ये सवाल संवैधानिक है। इनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन आयोग चुप है। मुख्य चुनाव आयुक्त मौन व्रत हैं और आयोग की जगह जवाब देने के लिए 272 रिटायर्ड लोगों को मोर्चे पर लगा दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि राहुल गांधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जो अफसर आज संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार बदलने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शायद इसी डर से रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी और सरकारी सुविधाओं का आनंद ले रहे इन अफसरों की नींद उड़ गई। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है, ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि अगर जांच हुई तो ये करोड़ों का कैश, रिवर फंड घोटाला, भर्ती की धांधलियां, पदों का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, इससे पहले कि एजेंसियां, सरकार इनके चेहरे को बेदाग करें, राहुल गांधी पे देशद्रोह का आक्रमण करके देशद्रोह जैसे आरोप साबित करिए ताकि अपने पाप छिप जाए। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे में हम सब ये मूल मुद्दे को भूल जाते हैं। उन 17 बीएलओ की मौत, जरा विरोधाभास देखिए मित्रों। एक तरफ वो अफसर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी वफादारी बेचकर मलाई खाई हो, जो आज भी सत्ता की गोद में बैठकर चिट्ठियां लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो गरीब कर्मचारी, शिक्षक, कलर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें बीएलओ बनाकर तपती धूप में झोंक दिया गया। वो बीएलओ जो मर चुके हैं, उनके लिए कोई चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं है। उनके लिए कोई चिट्ठी लिखकर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी से कोई पूछने को तैयार नहीं है। इन पूरे 272 नौकरशाह में से किसी एक ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह नैतिक जिम्मेदारी पूछे कि किसकी है। किसी पूर्व जज ने संज्ञान नहीं लिया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने के नाम पर मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है, लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मरे हुए बीएलओ किसी की सत्ता को खतरा नहीं पहुंचाते, लेकिन राहुल गांधी के सवाल सत्ता की नींव हिलाते हैं। इसलिए सारा हमला राहुल गांधी पर और उनकी सारी संवेदना उन बीएलओ से गायब है। कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता लगातार चिल्ला चिल्लाकर सभी मंचों पर, सभी टीवी चैनलों पर, सभी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर वो इस बात को सबूतों के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगाए हुए हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार के आरोपी नैतिकता का पाठ सिखाएंगे? छोड़ दिए राहुल गांधी को, छोड़ दिए कांग्रेस पार्टी को, छोड़ दिए किसी विपक्षी दल के नेता को, लेकिन आप अगर इस नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हैं तो नैतिकता के मापदंड वो सारे क्षेत्र के लोग आने चाहिए। वो क्यों गायब है? अब इतना बायस क्यों है? दिल्ली में हुए बम धमाकों पर क्यों चुप थे? राहुल गांधी ने कहा था कि लिफाफा फटेगा, और वाकई लिफाफा फट चुका है। चिट्ठी लिखने वालों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं और उन नामों के पीछे की कहानियां भी अब जनता को तय करनी है कि किस बात पर भरोसा करें और किस बात पर भरोसा ना करें, किस पर सवाल पूछे और किस पर सवाल ना पूछे। ये करोड़ों का कैश और घोटाले की फाइलें। अंत में बस मित्रों इतना ही करना, जरा सोचिए कि पदों पर रहते हुए, नौकरी करते हुए, उस दौरान किए गए भ्रष्टाचार, रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी के पन्ने नहीं खुले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
मुझे लगता है इस 272 लोग स्वागत योग्य तब होते जब ये चुनाव आयोग से, या खाली आज चुनाव की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे देश की ऐसी समस्याएं, ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीजें जिस पर इनकी राय बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है, बड़े उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 30 35 40 साल बड़े पदों पे और सामाजिक सरोकार के साथ में, शासन सत्ता के साथ में गुजारी है। इनको बेसिक कमजोरियां, बेसिक जानकारियां और जनहित में कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, इनको सब कुछ पता है। लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के ऐशो आराम, स्वयं की अवैध संपत्तियां, कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनके बच्चे किस तरह के ऐशो आराम से रह सकें, उन सब की परतें ना खुलें। उसके पीछे कारण ये है कि मोदी और योगी सरकार में, योगी बात लेकर उत्तर प्रदेश हो गई, और देश की सरकार कम से कम इस बात पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर बुलडोजर से लेकर के ईडी सीबीआई से लेकर के इन अफसरों के घर खुदवाने से लेकर के अब तक के इतिहास विगत 11 वर्षों में, विगत 8 वर्षों में ये रहा है कि किसी भी अपराधी को, किसी भी आरोपी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाए तो इन पर जांच की नजर आए, इससे पहले यह दूसरा चोरा उड़ने के प्रयास में है और उसी फिराक में है। ये जिम्मेदारी मित्रों आपकी भी है, समाज की भी है कि ऐसे लोगों पर विश्वास करें और नहीं करें, ऐसे लोगों पर सवाल उठाएं। पुनः आपका धन्यवाद, आपको शुक्रिया अदा करेंगे। आपने यूनाइटेड भारत को विगत बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया है। इसको देखें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।